फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले संयुक्त राष्ट्र के एक बहुत बड़े डिसीजन के बारे में, जिसमें उसने ये डिसाइड कर दिया है कि अब विरोध करना भी एक मौलिक अधिकार होगा। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ इंडिया के संविधान के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें इससे रिलेटेड या इस टॉपिक पर कुछ अपने संविधान में मेंशन किया गया। तो कौन कौन से वो आर्टिकल है और क्या इंडिया के संविधान में ऐसा कोई मौलिक अधिकार की बात कही गई है या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को दबा लो, ताकि उनको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहें, क्योंकि मैं डेली एक ना एक टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले संयुक्त राष्ट्र के एक बहुत बड़े डिसीजन के बारे में, जिसमें उसने ये डिसाइड कर दिया है कि अब विरोध करना भी एक मौलिक अधिकार होगा। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ इंडिया के संविधान के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें इससे रिलेटेड या इस टॉपिक पर कुछ अपने संविधान में मेंशन किया गया। तो कौन कौन से वो आर्टिकल है और क्या इंडिया के संविधान में ऐसा कोई मौलिक अधिकार की बात कही गई है या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को दबा लो, ताकि उनको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहें, क्योंकि मैं डेली एक ना एक टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमेटी ने इस बात की पुष्टि की है कि शांतिपूर्ण ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से विरोध करना मनुष्य का एक मौलिक मानवीय अधिकार। तो आखिर यूएनएचआरसी होता क्या है? तो यह एक स्वतंत्र विशेषज्ञों वाला एक निकाय है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। 18 सदस्यीय मानवाधिकार समिति ने ICCPR के अनुच्छेद 21, जो शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है, के संबंध में एक नवीनतम व्याख्या जारी की है। मतलब पहले तो आर्टिकल 21 में केवल शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार था, लेकिन अब इसमें ही संशोधन कर दिया गया है और यह भी डिसाइड कर दिया कि आप एकत्र होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता सकते हैं, थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से। तो आखिर ICCPR के अनुच्छेद 21 की नवीनतम व्याख्या क्या की गई है? यहाँ दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हम अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं वो ICCPR के अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं, इंडियन संविधान के अनुच्छेद 21 की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ICCPR के अनुच्छेद 21 के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया? शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार एक मूल अधिकार है। ये तो पहले हुआ करता था। जश्न मनाने या असंतुष्टि प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक या निजी स्थानों पर, घर के अंदर या बाहर या फिर ऑनलाइन रूप से एकत्र होना मानव का एक मौलिक अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, चाहे वो बच्चा हो, विदेशी नागरिक हो, महिला हो, प्रवासी श्रमिक हो, शरण चाहने वाले को और शरणार्थियों सहित प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। शारीरिक सुरक्षा का अधिकार, प्रदर्शनकारियों को अपना चेहरा ढकने के लिए मास्क या हुड पहनने का अधिकार भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मतलब इसका ये है कि अगर आप अपना मुंह ढक के विरोध करना चाहते हैं तो भी आप विरोध कर सकते हैं। और डिजिटल अधिकार, जो कि अभी नया इसमें शामिल किया गया, उसमें शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार का विस्तार डिजिटल गतिविधियों पर भी होगा। मतलब आप चाहें तो ऑनलाइन भी एक साथ एकत्र होकर कोई विरोध कर सकते हैं। सरकारों को प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए उनके व्यक्तिगत डेटा को एकत्र नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 21 के तहत सरकारों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सरकारें सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक सुरक्षा या संभावित हिंसा को आधार बनाकर विरोध को रोक नहीं सकती। मतलब सरकार ये बहाना नहीं कर सकती कि इस वजह से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी या संभावित हिंसा भड़कने का खतरा है तो इसको रोक दिया जाए प्रदर्शन को। इस बिहाव पे इस प्रदर्शन को नहीं रोका जा सकता। सरकारें प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इंटरनेट नेटवर्क को ब्लॉक नहीं कर सकती
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान देने योग्य है कि अगर आप ऑनलाइन मतलब किसी स्टेट में बैठ के एक ग्रुप बनाकर और विरोध अगर करने लगते हैं तो सरकार इस बिहाफ पे इंटरनेट सेवा नहीं बंद कर सकती। शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने के आयोजन में किसी वेबसाइट की भूमिका होने के आधार पर सरकारें इन वेबसाइटों को बंद नहीं कर सकती। मतलब कि अगर आपको सरकार को ये लगता है कि ये साइड में मिल के लोग यहाँ पर एकत्र होकर विरोध जता रहे हैं तो इस साइट को ही बंद कर दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं कर सकती। अब देखते हैं भारतीय संवैधानिक प्रावधान में क्या कहा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(a) के सब क्लॉज ए में सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसी में ही आपको पता होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कहा गया है। इसी वजह से देखिए प्रेस वाले कुछ भी बोला करते हैं क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है, तो इसीलिए वो कुछ भी टॉपिक पे कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की फ्रीडम की बात कही गई है, तो वो है आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज बी में क्या कहा गया है, सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अगर देखें तो विरोध के अधिकार को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। राज्य 2 आधारों पर एकत्र होने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो कौन कौन से वो 2 अधिकार हैं? भारत की संप्रभुता और अखंडता की अगर बात आएगी, मतलब अगर ऐसी प्लानिंग बनने लगी कि एकत्र होकर सब लोग ये प्लानिंग बना रहे हैं कि भारत का खंड कर दिया जाएगा, मतलब कई भागों में तोड़ दिया जाएगा या कोई नया देश बना लिया जाएगा, अगर इस वजह से अगर कोई बवाल करता है या विरोध करता है तो उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, संबंधित क्षेत्र में यातायात के रखरखाव सहित सार्वजनिक व्यवस्था, मतलब आप ऐसी जगह पर भी विरोध नहीं कर सकते जिससे कि यातायात प्रभावित हो। इसका कहने का मतलब ये है कि आप रोड पे खड़े हो जाइए, कोई जो मेन हाईवे है वहाँ पे खड़े होकर बवाल करने लगिए तो वहाँ से ट्रैफिक को नुकसान होगा ना, कई लोग ट्रैफिक में फंस जाएंगे, फिर पता नहीं कब तक रोड चलता रहे तो तब तक लोग वहीं ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। इस वजह से इस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। तो अब देखते हैं कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं। तो ICCPR नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 2201 के 21 द्वारा इसे 16 दिसंबर 1966 को हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और परिग्रहण के लिए प्रस्तुत किया गया था और 23 मार्च 1976 को यह संधि प्रभावी हो गई थी। यानी सभी देशों ने सिग्नेचर कर दिए और ये एक्टिव कब से हो गई, 23 मार्च 1976 से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट बन जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत सहित कुल 173 देशों ने इस संधि के नियमों की अभिपुष्टि की है। तो अब देख लेते हैं ICCPR के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है, यातना, क्रूरता या अपमानजनक उपचार से स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 9। वहीं अनुच्छेद 18 के तहत सभी को धर्म अपनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, प्रत्येक बच्चे को विशेष सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 है, सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समान संरक्षण का अधिकार। ICCPR संधि के तहत अपनाए गए अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारों को प्रशासनिक, न्यायिक और विधायी उपाय करने के लिए विवश करती है। इसका मतलब यह हुआ कि ICCPR संधि सभी देश के सरकारों को प्रशासनिक, न्यायिक और विधायी उपाय करने के लिए विवश करती है। तो दोस्तों ये तो था कुछ विरोध करना एक मौलिक अधिकार है के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।